परवा देश की में आज का शब्द क्या है? आज का शब्द है आधा सच। बहराइच हिंसा के 3 दिन बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि असल में 13 अक्टूबर की शाम वहां हुआ क्या था। सवाल यह भी कि कहीं तथ्य किसी आधे सच और चुनिंदा वीडियो के आगे गौण तो नहीं हो गए। पर हम सच और केवल सच की परवाह करते हैं, इसलिए आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो अभी तक नहीं दिखाया गया है और कुछ ऐसे तथ्य सामने लाएंगे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। तो आज परवा देश की में देखिए बहराइच का पूरा सच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 13 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक को एक दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान बेरहमी से मार दिया गया। उस दिन दुर्गा पूजा के बाद सांप्रदायिक चिंगारियां कैसे सुलगी, ये तय करना अदालत का काम है, लेकिन सोशल मीडिया पर कचहरी चलाने वाले कुछ लोग जज बन गए और उन्होंने एक वीडियो के आधार पर यह फैसला भी सुना दिया कि अपनी मौत का जिम्मेदार यह युवक खुद था। हर किसी ने सोशल मीडिया पर राम गोपाल मिश्रा का वो वीडियो घुमाया जिसमें वो एक छत पर चढ़कर हरे झंडे की जगह भगवा ध्वज लगा रहा है। लेकिन अब उन्हीं सब लोगों को और आपको भी एक और वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो है केवल 20 सेकंड का, लेकिन इसमें कई सच छुपे हैं। इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में कुछ लोग लाल टी शर्ट पहने एक बेजान शख्स को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाल शर्ट वाला आदमी कौन है? यही है राम गोपाल मिश्रा और इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि वो अगर मृत नहीं तो कम से कम बुरी तरीके से घायल हो चुका है। और जिस घर की सीढ़ियों से उसे नीचे ले जाया जा रहा है वो घर है अब्दुल हमीद का। इसके बाद जो हुआ उसे बहुत ध्यान से देखिए। मोबाइल कैमरे का रुख अचानक दीवार की ओट में खड़े 2 लड़कों की तरफ मुड़ता है तो सबसे पहले काली टी शर्ट पहना ये लड़का आपको दिखेगा जो सामने भीड़ पर पत्थर चला रहा था। वीडियो के आखिरी हिस्से में वो मंजर दिखाई देगा जो सोशल मीडिया पर जजमेंट सुनाने वाले लोगों के मुंह पर सबूत वाला तमाचा है। इस फ्रेम में अगर आप सफेद शर्ट वाले इस आदमी को देखेंगे तो इस फ्रेम में सफेद कमीज पहना एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथ में बंदूक है और ये वही बंदूक हो सकती है जिसकी गोली से राम गोपाल मिश्रा की मौत की बात कही जा रही है। अब ये काली टी शर्ट वाला कौन है, उसे भी पहचानिए। ये राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी सरफराज और उसके साथ सफेद कमीज वाला बंदूकधारी फहीम बताया जा रहा है। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के दोनों बेटे हैं। इस वीडियो के साथ साथ अब कुछ तस्वीरें भी देखिए जो आपको कड़ी से कड़ी जोड़ने में मदद करेंगी। ये फायरिंग और पथराव शुरू होने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग छत पर खड़े हैं और नीचे से गुजरते हुए दुर्गा विसर्जन जुलूस को देख रहे हैं। वो जिस छत पर खड़े हैं वो वही छत है जिस पर राम गोपाल मिश्रा भगवा झंडा फहराने के लिए चढ़ा था। ठीक बीच में सफेद कुर्ता पहने दिख रहा एक आदमी, वो आदमी है अब्दुल हमीद। वो राम गोपाल मिश्रा मर्डर केस की एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद है। उसके ठीक दाहिनी तरफ उसका बेटा फहीम बताया जा रहा है। अब्दुल हमीद की बाईं तरफ टोपी में एक लड़का है और उसके बगल में काली टी शर्ट वाला ये लड़का सरफराज बताया जा रहा है। टीवी पर आप पहली बार आरोपियों की तस्वीरें देख रहे हैं ठीक उस छत पर जिस छत से मूर्ति विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ, जहां राम गोपाल मिश्रा से हैवानियत हुई। वहीं पर नामजद आरोपी अब्दुल हमीद अपने बेटे सरफराज और फहीम के साथ मौजूद था और इसका सबूत है ये तस्वीरें। अब जरा इन तस्वीर और वीडियो दोनों को एक साथ देखिए। घर की छत पर अब्दुल हमीद का बेटा सरफराज जो नीचे सड़क से गुजर रहे इस जुलूस को देख रहा है, क्या वही नीचे आकर पथराव भी कर रहा है? क्योंकि कपड़े दोनों के एक ही हैं। क्या छत पर अब्दुल हमीद के दाहिनी साइड में खड़ा फहीम ही नीचे आकर बंदूक से जुलूस पर फायर कर रहा था? क्योंकि दोनों ही लोग सफेद शर्ट पहने हैं। ये तस्वीरें और वीडियो आपके सामने है। फिलहाल हम इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करते, लेकिन दावे के मुताबिक ये तस्वीर और वीडियो वो सबूत बताए जा रहे हैं जो बहराइच हिंसा का पूरा सच सामने ला सकते हैं। सबूत सामने है, एफआईआर दर्ज है,
लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके आरोपी बेटे सरफराज और फहीम अभी फरार हैं। तीनों बाप बेटे यूपी पुलिस की पहुंच से दूर है। दावा तो यह भी है कि अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ अब नेपाल भाग गया है। अब आज के पूर्ण सत्य का वो हिस्सा आप देखिए जो वास्तव में उन लोगों को शर्मिंदा करेगा जो राम गोपाल को दंगाई, भड़काऊ और ना जाने क्या क्या नाम दे रहे थे। मिश्रा की सिर्फ हत्या ही नहीं की गई बल्कि उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई जो आप सोच भी नहीं सकते। टीवी 9 भारतवर्ष के पास राम गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिश्रा के शरीर में जख्म के कितने निशान मिले, उनकी गिनती देखकर आप दहशत में आ जाएंगे। इस रिपोर्ट में मौत की वजह शॉक और हीमरेज बताई गई है जो गोली लगने का नतीजा थी। शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स के एक पैनल ने किया जिनके नाम हैं डॉक्टर अरशद अली, प्रभाकर मिश्रा और राजेश कुमार बसंत। राम गोपाल मिश्रा के साथ किस हद तक बर्बरता की गई इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। रिपोर्ट की स्टडी के बाद 7 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहला, राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर 35 छर्रों के निशान मिले हैं। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया, उसके साथ बर्बरता की गई। मिश्रा के शरीर पर जगह जगह धारदार हथियारों से हमले भी किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके पैरों से नाखूनों को खींचकर बाहर निकाला गया था। आंखों के करीब किसी नुकीली चीज से घाव किया गया। राम गोपाल को मारने के लिए बिजली का करंट भी उसे दिया गया। इन सब के बाद जब उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया तो शॉक और हेमरेज की वजह से आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। छर्रों के घाव, आंख के पास धारदार हथियार से वार, पैरों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लेना, यह क्या किसी भी हरकत की सजा मानी जा सकती है? नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ हैवानियत है। हमने 3 डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम कराई थी और उस पोस्टमार्टम से जो मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से छाती में, गले में और सिर में छर्रे लगे हैं, 25-30 के आसपास लगे हैं। इन छर्रों के कारण जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है उससे उस व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावे बाईं आंख के ऊपर फोरहेड पर एक फटे का निशान है। इट इज़ नॉट शार्प इंजरी, फटे का निशान है चोट लगने से। और पैर के दोनों अंगूठों में नाखून डैमेज है या चोटग्रस्त हैं दोनों पैर के अंगूठे। इस रिपोर्ट के आधार पर किस तरह ये मामला चलने की आशंका है? पुलिस क्या कह रही है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? हमने हमारे विभाग से सीलबंद लिफाफे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। अब आगे की कार्रवाई सुसंगत धाराओं में उनको करनी है। राम गोपाल मिश्रा को जिस छत पर आरोपियों ने पकड़ा, फिर घर के अंदर ले जाकर तड़पाया, मारा पीटा और गोली मारकर हत्या कर दी, आज उस छत पर क्या दिखाई देता है? उसी छत और घर से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे से बहराइच जहां से जलने से शुरू हुआ, जिस जगह पर हिंसा हुई, जिस बाजार के जिस मकान पर हिंसा की शुरुआत हुई, टीवी 9 भारतवर्ष उसी मकान की छत पर मौजूद है। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि यहां पर लगे एक झंडे को हटाने की कोशिश की गई और ये झंडा गाड़ने की कोशिश की गई। झंडा हटाने वाला शख्स राम गोपाल मिश्रा था और उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। आरोप है कि यहीं से, इसी छत से, यहां पर आपको शीशे के बिखरे हुए टुकड़े नजर आएंगे, डंडे नजर आएंगे, पत्थर नजर आएंगे। इसी छत से राम गोपाल मिश्रा को घसीट कर नीचे ले जाया गया और इसी घर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, इसी घर के अंदर उसकी गोली मारकर, चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।
और रामगोपाल मिश्रा को यहीं से घसीटकर इस घर के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद आरोप है कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये सकरी सी सीढ़ी है जो नीचे आती है और यहीं से एक वीडियो आपको नजर आएगा जिसमें रामगोपाल की बॉडी को लोग खींचकर यहां से ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को देखिए और उसके बाद उस घर के अंदर हम आपको ले चलने की कोशिश करते हैं जहां पर आरोप है कि यहीं पर रामगोपाल को लाकर तड़पाया गया, यहीं पर चाकू से गोदा गया और यहीं पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वो जगह है जो 20 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसका आड़ लेकर यहां से पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है और इसी दीवार, इसी दरवाजे की आड़ लेकर गोली चलाने का आरोप भी लगा है। ये वही जगह है, ये वही इलाका है। आज के दिन ये बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन अनदेखे वीडियोस और तस्वीरों से सामने जरूर आ रही हैं, पर सच ये भी है कि पहले दिन से ही प्रत्यक्षदर्शी ये बार बार दावा कर रहे थे पत्थरबाजी की शुरुआत विसर्जन यात्रा से नहीं हुई। तो 13 अक्टूबर को प्रत्यक्षदर्शियों ने, जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या देखा, खुद सुनिए उनकी जुबानी। हम लोग यहाँ से चले गए, माता जी का गाना बजाते हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हमारी मूर्ति महाराजगंज में पहुँची तो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में हमारी माता जी का जो हाथ टूट गया और गाना जो बज रहा था वो बोले यहाँ पर गाना मत बजाओ। गाने के किसने बोला? ये उसी मतलब उसी पर गाना कौन सा बज रहा? गाना माता जी का भक्ति गाना बजा। भक्ति गाना मैंने सुना और दिल्ली में ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है देश में कुछ लोग कि कुछ लोग मुस्लिम विरोधी गाने बजा रहे थे, कुछ लोग मुसलमानों को ह्यूमिलेट करने के लिए गाने बजा रहे थे, तरह तरह के ऐसे गाने जो आपत्तिजनक होते हैं। क्या ऐसा कोई गाना डीजे पर बज रहा था? ऐसा कोई गाना नहीं बजा। आप लोग भी थे वहाँ? कोई गाना ऐसा बजा? नहीं, कोई ऐसा गाना जो मुसलमानों के विरोध? नहीं, कोई भैया कोई गाना ऐसा बज रहा था? कोई गाना बज रहा था? आप सभी लोग वहाँ पर थे? जी कोई गाना इस तरह से? कोई गाना इस तरह का जिसमें हम लोग धीरे से यहाँ से महाराज में पहुँचे। इलाहाबाद बैंक के जस्ट सामने की बात है, जो अब्दुल हमीद का घर है। वहाँ पे उन लोगों ने सबसे पहले कहा कि आप लोग गाना बंद कर दीजिए। गाने का साउंड कम करिए या गाना बंद करने को बोला गया। ठीक है। सर 4-5 पुलिसकर्मी थे और जब ये उसको खींच ले गए, जब शटर से नीचे गेट से खींच ले गए, सब लोगों ने देखा, आगे बढ़े, प्रशासन ने हम लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया। सर जैसे उसने झंडा यदि उतार भी दिया था तो आप उसको पकड़ते प्रशासन के हवाले करते, जो सजा थी वो प्रशासन देता। आप झंडा उतार दिए इसका मतलब गोली थोड़ी मार देंगे। और जो आपने उसको गोली मार दिया है तो हमारी माता जी की जो मूर्ति खंडित हुई, जिसने खंडित किया, उनकी सजा क्या है? उनको तो भी फांसी होना चाहिए, उनको भी तो गोली मारनी चाहिए। सिर्फ चश्मिदों की बातें सुनकर ही जजमेंटल हो जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच का पता लगाना पुलिस और जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन रामगोपाल मिश्रा की हत्या में अब तक कार्रवाई क्या क्या हुई है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, इसका अपडेट भी आपको बताती हूँ। तो बहराइच जिले के महाराजगंज थाने में घटना वाले दिन यानी 13 अक्टूबर को ही रात करीब 11:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायत मृतक रामगोपाल मिश्रा के भाई ने लिखवाई। इसमें घटना की पूरी डिटेल बताते हुए अब्दुल हमीद समेत 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक इनमें से सिर्फ एक आरोपी ही गिरफ्तार हो पाया है। इसका नाम है राजा उर्फ साहिर खान। पर साथ ही साथ हत्या और हिंसा के मामले में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। बहराइच में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब चाहे जितने कड़े लहजे में बयान दिए जाएं, जितनी सख्ती दिखाई जाए, 13 अक्टूबर और उसके बाद जो हुआ वो पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी ही मानी जाएगी। जिन लोगों ने आधे अधूरे और एक तरफा वीडियो दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्होंने भी फसाद की आग में वैचारिक पेट्रोल डालने का पूरा काम किया है, क्योंकि अपने हिसाब से सच परोसना, आधा सच दिखाना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा अपराध बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या और फिर हिंसा के दौरान हुआ। ऐसे में अब यूपी सरकार के लिए फिर कोई बहराइच कांड ना हो, इसकी पक्की गारंटी मुकम्मल करना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक्शन सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि जमीनी होना चाहिए।